तो क्लास 12th रिवीजन चैप्टर 3 प्रॉब्लम्स 4। तो प्रॉब्लम 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक बताया था। 20 में तो किरचॉफ्स लॉ है। 21 पेज नंबर है आपका 96। A 9 volt battery is connected in series with a resistor. Terminal voltage is found to be 8 volt. EMF कितना दिया गया है? 9 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज कितना है? 8 वोल्ट। करंट है 5 एम्पियर। क्या दिक्कत? करंट है 5 एम्पियर। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या, इससे लगा दो, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। V कितना हो गया 8, E हो गया 9, I निकालना, I है 5 R, इसको दे लो। 5 R इक्वल टू 9 माइनस 8 1, R इक्वल टू 1/5 0.2 ओम 22। A 10 volt cell is of negligible internal resistance is connected in parallel across a battery of EMF 200 volt and internal resistance 38 ohm shown in the figure। करंट पूछिए आपसे। तो जब भी 2 सेल 3 सेल सब सीरीज में होते हैं तो पहले नेट EMF निकाल लेते हैं। बस ये देखना होता है कि सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो E दिया गया हमें 200 वोल्ट, E1 मान लो। E2 दिया गया है 10 वोल्ट और ये R कितना है आपका 38 ओम। हमसे सर्किट में करंट पूछी है। इन दोनों सेलों की डायरेक्शन देखें तो दोनों सेल एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये कहाँ करंट भेजना चाहता है? ऊपर, और वो नीचे। यानी नेट EMF कितना हो गया 200 माइनस 10 190 हो गया। बस आई निकाल लो। E अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर है नहीं, R1 ही तो है केवल रेजिस्टेंस। 190 डिवाइडेड बाई 38 5 एम्पियर। आंसर 23। Plot a graph showing variation of current I versus resistance R connected to a cell of EMF E internal resistance R। I इक्वल टू क्या होता है? E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। E और स्मॉल r तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। R बढ़ाते जाएंगे I की वैल्यू कम होती जाएगी। R बढ़ाते जाएंगे I की वैल्यू कम होती जाएगी। हेलो, हाँ कौन? हाँ 11 बजे क्लास है, ठीक है। हाँ हाँ, तुमको मैसेज नहीं पढ़ते हो? फ़ोन करने के लिए टाइम मिल जाता, मैसेज पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता तुम्हें? ठीक, हाँ ठीक, क्लास है। तो I इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो R बढ़ाते जाएंगे I की वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी, ठीक है। तो पहले R 0 ले लें अगर हम लोग, तो I कितना हो जाएगा आपका E अपॉन स्मॉल r, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ स्टार्ट कर दो। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा ऐसे ही होता है। ये हमने कैपिटल R ले लिया और ये I। यहाँ पे कैपिटल R कितना होगा 0, और जब 0 है कैपिटल R तो I की वैल्यू कितनी होगी? E अपॉन, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E अपॉन R। ऐसे स्टार्ट हो गया। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यहाँ पे कैपिटल R कितना है 0, तो उस समय करंट कितनी है? E अपॉन R। ये मैक्सिमम करंट हो गई। फिर जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा I की वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24।
स्टेट द टू किरचॉफ्स लॉज, दोनों किरचॉफ्स लॉ लिखने हैं। 25, क्वेश्चन नंबर 25, a battery of EMF 12 volt and internal resistance 2 ohm is connected to a 4 ohm resistor as shown in the figure। ठीक है, देखिए तो ये 12 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और ये 4 ओम है। ये एमीटर हो गया। ई कितना है 12 वोल्ट, स्मॉल आर कितना है 2 ओम, कैपिटल आर कितना है 4 ओम। ये वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या करें, पहले तो करंट निकालो। करंट कितनी हो जाएगा, आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ई कितना आ गया 12, 4, 12 में कितना है ये 12 में, तो 2 एम्पियर आ गया। कितना आ गया 2 एम्पियर करंट आ गई। आगे क्या कह रहे हैं हमसे, पूछा क्या है, शो दैट वोल्ट मीटर व्हेन प्लेस्ड अक्रॉस द सेल एंड अक्रॉस द रजिस्टर विच इन टर्न गिव्स द सेम रीडिंग। तो वोल्ट मीटर को एक बार हम सेल के क्रॉस लगा रहे हैं, एक बार रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो हमें प्रूव करना है कि दोनों की रीडिंग क्या है, सेम है। तो निकाल लो, पहले एक क्रॉस रजिस्टर, एक क्रॉस रजिस्टर, कैसे निकालेंगे रीडिंग, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। V इक्वल टू आई आर। अगर यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगा दें, मान लेते ये लगा दिया वोल्ट मीटर, तो इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू आई आर। आई कितना है 2, आर कितना है 4, 8 वोल्ट आ गया। अब इसके क्रॉस लगा दो। हमसे क्या पूछा है, क्या प्रूव करना है कि हम वोल्ट मीटर को चाहे हम आर के क्रॉस लगाएं चाहे हम किसके क्रॉस लगाएं, सेल के, रीडिंग क्या होगी सेम। अब सेल के क्रॉस लगाया, अक्रॉस द सेल, अब रीडिंग कितनी हो जाएगी, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। सेल के क्रॉस जब लगाते हैं वोल्ट मीटर तो क्या रीडिंग देता है, V इक्वल टू ई माइन टर्मिनल वोल्टेज। ई कितना हो गया आपका 12, आई कितना है 2, आर कितना है 2, 8 वोल्ट। तो रजिस्टर के क्रॉस लगाया तो भी 8 वोल्ट, सेल के क्रॉस लगाया तो भी 8 वोल्ट। जब रजिस्टर से क्रॉस वोल्ट मीटर नापता क्या है, क्या मेजर करता है, पीडी। तो किसी रजिस्टर के क्रॉस पीडी कैसे निकालते हैं, आई आर, और सेल के क्रॉस पीडी कैसे निकालते हैं, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, स्मॉल आर होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे हमसे क्या कह रहे हैं, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं टू रिकॉर्ड द वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट व्हाई द वोल्ट मीटर प्लेस्ड इन पैरेलल एमीटर इन सीरीज। तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं और एमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं, क्योंकि पैरेलल में पीडी सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। अब जैसे तुम्हें इसका पीडी निकालना है तो वोल्ट मीटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो दूसरे का पीडी नहीं नापता है, अपना पीडी नापता है। नहीं समझे, तो अगर तुमने वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया तो केवल अपना पीडी नाप लेगा, यहाँ से यहाँ तक। हमें इसका पीडी नापना है सर्किट का। अगर तुमने वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया तो केवल यहाँ से यहाँ तक का पीडी नापेगा। वोल्ट मीटर और एमीटर किसी दूसरे पे कोई एहसान नहीं करते हैं। वोल्ट मीटर दूसरे का पीडी नहीं नापता है, अपना पीडी नापता है। बड़ा कष्ट हो गया होगा तुम लोग को ना, कि प्रॉब्लम फिर मिल गई, बहुत कष्ट। केवल वो चीज़ें पढ़ना चाहते हो जो पेपर में नहीं आनी है, जो आनी है उसको नहीं देखना चाहते हो। फिर से मैग्नेटिक लाइंस पढ़ाने लगे, फिर से मैग्नेटिक फील्ड, बायो-सवर्ट लॉ, और उससे रिलेटेड जब उसकी प्रॉब्लम करेंगे तो फिर अगली उसकी प्रॉब्लम नहीं करनी, फिर अगले चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है। तो वोल्ट मीटर और एमीटर किसी दूसरे पे कोई एहसान नहीं करते हैं।
वोल्ट मीटर किसका पीडी नापता है? अपने क्रॉस, इसलिए हमेशा इसको किस में लगाते हैं? पैरेलल में। अब ये क्या करेगा? अपना पीडी मेजर करेगा, लेकिन पैरेलल में पीडी क्या होता है? सेम। तो अपना मेजर करेगा तो इसका भी मेजर कर देगा, कि जो इसका होगा वही इसका होगा। नहीं समझे? तो क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर मेजर्स द पीडी अक्रॉस इटसेल्फ एंड इन पैरेलल पीडी इज सेम, देयरफॉर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रजिस्टर। ठीक है। अब करंट मेजर करनी है। एमीटर क्या करता है? दूसरे की करंट को नहीं नापता है, अपनी करंट नापता है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, कुछ समझ आ रहा है? कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं, एमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं? नहीं समझ आ रहा है? तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं? क्योंकि पैरेलल में पीडी सेम होता है, और वोल्ट मीटर किसी दूसरे का पीडी नहीं मेजर करता है, अपने क्रॉस पीडी मेजर करता है। समझ गया? वोल्ट मीटर मेजर्स पीडी अक्रॉस इटसेल्फ, सिंस इन पैरेलल पीडी इज सेम, देयरफॉर इट मेजर्स द पीडी अक्रॉस द सर्किट along with it is connected। ठीक है। तो वोल्ट मीटर किसी दूसरे का पीडी नहीं मेजर करता है, अपना पीडी मेजर करता है। इसको इसलिए रेजिस्टेंस के कैसे लगाते हैं? पैरेलल में। जो इसका पीडी होगा वही रेजिस्टेंस का हो जाएगा। और एमीटर क्या करता है? दूसरे का करंट नहीं मेजर करता है, अपना करंट मेजर करता है। समझ लो, सीरीज में करंट सेम होती है, तो बताएगा अपना करंट, मेजर करेगा अपनी करंट और बता देगा इसकी करंट, क्योंकि दोनों में करंट क्या होगी? सेम। समझ गए? तो एमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज सेम इन द सीरीज, एंड एमीटर मेजर्स ओनली दैट करंट विच इज पासिंग थ्रू एमीटर। क्लियर? तो उसको हम लिखा देंगे अभी, दोनों पॉइंट को नोट करना है किसी को? चलो, करना है क्या? क्या करोगे यार? कुछ अगले साल के लिए भी छोड़ो, सब इसी साल कर लोगे। कल तुम्हें बहुत जरूरी काम रहा होगा 3:30 बजे बेटा। और कब चलो, तुम्हारी नहीं, फ्यूचर की तबीयत खराब है, तुम्हारी थोड़ी ना है। इसका सेकंड में लिख लो, सेकंड पॉइंट में। Since voltmeter measures the PD across itself, since voltmeter measures the PD across itself, the PD across itself, and in parallel PD is same, PD is same, therefore it also measures PD across the circuit, in which it is connected in parallel, across a circuit in which it is connected in parallel। तो पैरेलल में क्यों लगाते हैं? क्योंकि वोल्टमीटर किसको मेजर करता है? अपने क्रॉस पीडी को। समझ गए? और पैरेलल में पीडी क्या होता है? सेम होता है। तो मेजर करेगा अपना, बता देगा सर्किट का। ठीक है, पहला चेंज करो। Since ammeter measures that current, which
बेटा ये बंद करो ये विंडो। तो क्या नाम तुम्हारा? आयुष। Since emitter measures that current which passes through itself, and in series current is same. Therefore, emitter measures the current in a circuit in which it is connected in series. तो पहला पायरा किसके बारे में है? वोल्ट मीटर के बारे में, कि पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं। दूसरा पायरा किसके बारे में है? एमीटर के बारे में, कि सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। Question number 26. Use Kirchhoff's rule to determine the potential difference between points A and D when no current flows in the arm BE of electric network shown in the figure. तो KVL लगाओ, आंसर निकालो। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सब में यही करना होता है, केवीएल लगाओ, आंसर निकालो। देखें, ये 4 वोल्ट हो गया और ये कितने वोल्ट है? 6, और ये 1 वोल्ट। ए बी इधर है, ABCDEF। ठीक है। हमसे कह रहे हैं ए और डी के बीच का क्या पूछा है हमसे? PD। डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड D व्हेन नो करंट फ्लोज इन द आर्म BE ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क शोन इन द फिगर बिलो। तो A और B बेटा प्रॉब्लम बताएंगे आज भी, कल भी, परसों भी, जब तक ख़त्म नहीं होती, क्योंकि तुम लोग को नहीं करनी है, बाकी जो बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं उनको करनी है। ठीक है। तो नहीं आना तो मत आओ, जब थ्योरी हो तब आ जाना। ठीक है। तो ये आपका E1 हो गया। हमसे कह रहे हैं बी में कोई करंट नहीं है, बी में कोई करंट नहीं है, यानी यहां से जैसे करंट आई चली ऐसे। ये रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम, ये 2 ओम। इसमें कोई करंट नहीं है, ऐसे जा रही करंट, ऐसे। तो बी में कोई करंट नहीं है, BE। हमसे ए और डी के बीच का PD पूछा है।
ए और डी के बीच का पी डी। सुने, तो देखिए हम लोग जानते हैं सिग्मा आई आर इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई होता है KVL। तो सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं सिग्मा आई आर इक्वल माइनस सिग्मा ई इक्वल टू 0। मतलब एक तरफ से लगाते चले जाओ भाई, ऐसे करेंगे एक स्टेप बढ़ जाएगा, इसको उधर लाना पड़ेगा। जो जो सेल का EMF आता जाए उसको नेगेटिव करते जाओ और जो IR आता जाए उसको पॉजिटिव करते जाओ, अगर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो। समझ गए? अब जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया हमने, पहले किस में लगा रहे हैं, AFEBE यूजिंग KVL। तो ये जो चैप्टर है न्यूमेरिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे 12th में, ठीक है। नंबर 2 पे आपका अल्टरनेटिंग करंट आता है, नंबर 3 पे लेंस, समझ गए, फिर कैपेसिटेंस, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक। तो इससे एक न्यूमेरिकल श्योर आना ही आना होता है। तो इसमें यूज़ करने जा रहे हैं हम लोग AFEBA यूजिंग KVL इन क्लोज लूप AFEBA। तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर दो बस। देखो IR को क्या लेते जाओ, पॉजिटिव, और जो E मिलता जाए उसको क्या लेते जाओ, नेगेटिव। अरे वही चीज़ है, यहाँ चले प्लस 2I, और ये कितने 1 वोल्ट का सेल है ना, -1। जो E मिलता जाए उसको नेगेटिव लेते जाओ, IR को पॉजिटिव। अगर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो हम करंट डायरेक्शन में चलेंगे। ये कितना जाएगा, +3I। इसमें कोई है नहीं, इसमें करंट ही नहीं है तो मतलब ही नहीं। -6, जो सेल आता है उसको नेगेटिव लेते आओ। देखो सेल नेगेटिव है नहीं है, और IR को क्या लेते आओ, पॉजिटिव। इससे एक ही स्टेप में हो जाता है। अरे वैसे करते तब भी वही आता है, 6 और 7 हो गया, उधर जाएगा +7, और ये 5 हो गया, यानी I की 5I इक्वल टू 7, यानी I की वैल्यू आ गई 7/5 एम्पीयर। लो, ऐसे सिंपल वे में करते चले जाओ, कुछ भी नहीं सीखना, मतलब वो चीज़ तो सीखने नहीं चाहते हो जो पेपर में आनी हो है। बस सिंपल चीज़ है, डेफिनेशन बताते रहो, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट कराते रहो। मतलब वो चीज़ सीखना ही नहीं है जो पेपर में आना है, उससे एलर्जी है। ये जानते हुए भी कि एक क्वेश्चन ऐसा श्योर आना है सर्किट का, उसके बाद भी नहीं सीखना चाहते हो। कॉपी लेते हो बेटा, कॉपी। समझ गए? अब आगे, अब इसमें लगा दो, समझ गए? तो हमसे पूछा क्या, A और D के बीच आई तो पता चल गया, डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा, निकल तो आएगा। A का पोटेंशियल D का, लो डायरेक्ट आ गया, जरूरत ही नहीं कोई, एक ही बात से काम चल गया। अब A और D के बीच लगाओ, PD बिटवीन। अब यहाँ चल, मान लेते यहाँ का पोटेंशियल A है, रास्ते में खर्च होता जाएगा, खर्च होता जाएगा, खर्च होता जाएगा, लास्ट में जो बचेगा वो D हो जाएगा। समझ गए? जैसे यहाँ पे मान लेते 20 वोल्ट है, वहाँ पे 5 वोल्ट है, यानी 15 वोल्ट रास्ते में क्या हुआ, खर्च हुआ। समझ गए? तो या ऐसे कर लो VA। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये खर्च हो रहा है, ये क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, और वो मिल रहा है, क्योंकि वो PD भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे इस पॉइंट का कितना है VA, इस पॉइंट का कितना है VA, ठीक है। एक काम कर लो चाहो तो, डायरेक्ट टोटल PD यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, VA माइनस VD, और कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, ये, और वो क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो क्या आ जाएगा, 2I माइनस 2I प्लस 1 माइनस 3I इक्वल टू VD। तो ये खर्च होता गया और ये मिल गया 1 वोल्ट और। समझ गए? अब भी नहीं समझे?
ना समझ में आए तो ऐसे कर लो, वी ए माइनस वी डी इक्वल टू ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज, ऐसे भी कर, या तो ऐसे समझ लो, इससे क्या आ गया, वी ए माइनस वी डी इक्वल टू 5i माइनस 1, 5i माइनस 1, समझ गए। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे, और हो गया आपका ये 6 आ गया आपका, आई कितना है 7/5 माइनस 1, 6 वोल्ट आ गया। या आप ऐसे समझ लो, वी ए माइनस वी डी इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का टोटल पी डी निकालना है, एक पी डी हो गया, एक पी डी हो गया, और ये गेन हो रहा है, समझ गए। तो क्या आ जाएगा 2i प्लस 3i माइनस 1, माइनस कर दो, ये हमने केवीएल यूज कर लिया, आई आर प्लस वाले ई माइनस वाला, नेट पी डी हो गया, समझ गए। ऐसे भी कर सकते हो, तो कितना आ गया 5i माइनस, ये भी 6 वोल्ट आ गया, चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, समझ गए, बस हो गया क्वेश्चन। ये हमसे पूछा था ए और डी के बीच का पी डी, आर नहीं पूछा था, मान लेते आर पूछा होता तो इसमें लगा दो केवीएल, इसमें लगाओ केवीएल, क्या आ जाएगा आई आर इसको माइनस 4 इक्वल टू 0, नहीं समझे, इसमें तो कोई करंट है नहीं, हाँ आई दी है आर, अगर आर पूछा होता तो, समझ गए, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 27, चलो 27 भी देख लो, फिर नोट करो। देखो, अगर पैरेलल में सेल लगे हुए हैं तो नेट ईएमएफ निकालने का तरीका क्या होता है, उसको याद कर लो, उसी से आता है। पैरेलल में अगर ईएमएफ अलग अलग हैं तो हमने करंट का फार्मूला बताया था, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, 1 प्लस कैपिटल R1/R1 +1, ठीक है। कभी कभी नेट ईएमएफ पूछ देते हैं, तो नेट ईएमएफ के लिए उसी से आता है E1/R1 E2/R2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, नेट ईएमएफ के लिए पैरेलल में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पूछा हमसे नेट ईएमएफ, तो E1 कितना दिया गया हमें 1.5 और 0.2, 1.5/0.2 प्लस 2/0.3 डिवाइडेड बाई 1/R1 कितना है 0.2 और ये 0.3, क्लियर। तो ये करो, डेसिमल हटा दो, तो 15/2 7.5 और प्लस 20/3 डिवाइडेड बाई ये करो 0.2 0.5, डेसिमल हटा दो, ये 10 आ गया और ये 10/3, ठीक है। तो ये 10 नहीं 5 आया, 5 आएगा ना 10/2, तो कितना आ गया 15 और 10 20/3, और ये कितना 22.5 42.5 डिवाइडेड बाई 3 और 3/15, समझ गए, 3/15, 3 से 3 कैंसल, 15 प्लस 10 25 आएगा ना, ये 15 प्लस 10 25, 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 170 डिवाइडेड बाई 100, 1.7 वोल्ट आ गया आंसर। नेट ईएमएफ कितना आ गया 1.7 वोल्ट, समझ गए। ध्यान रखना है इसको, एज ए फार्मूला पैरेलल में नेट ईएमएफ आता उसी से है, क्लियर। अब नेट रेजिस्टेंस पूछा, नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे 1/R', 1/R प्लस R1 प्लस 1/R2, R1 कितना है 0.2, अरे पैरेलल में यही तो होता है, और ये 0.3, तो कितना आ जाएगा ये हमने कितना निकाला था 25/3,
यानी 3/25, 3/25 ये आ गया आपका, आ गया। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.12 ओम। आंसर 0.12 ओम। नोट करें। तो ये नेट ईएमएफ और ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या दिक्कत? A cell of EMF E, बेटा घर जाना, चले जाओ। A cell of EMF E and internal resistance R is connected across a variable resistance R. Plot a graph showing variation of terminal voltage V of the cell versus current I. V और I के बीच हमसे ग्राफ पूछा है, और V और I में रिलेशन क्या होता है? कैपिटल R वेरिएबल है, तो V इक्वल टू क्या होता है? E माइनस आई आर। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें, माइनस आर आई प्लस ई, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स एक्सिस पे आई लेंगे और वाई एक्सिस पे वी, यानी कैसा ग्राफ है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेट लाइन को। स्लोप क्या है? माइनस आर। और इंटरसेक्शन एट वाई एक्सिस, इंटरसेक्शन एट वाई एक्सिस कितना है? प्लस ई। यही तो इंटरसेक्शन होता है, यानी कैसा ग्राफ आएगा? देखो वी और आई के बीच सेल के लिए हमेशा ऐसे ग्राफ आता है। स्लोप नेगेटिव है, यानी एंगल 90 से ज़्यादा होगा, स्ट्रेट लाइन। और इंटरसेक्शन कितना है? ई। और आप जानते हैं ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ई को। क्लियर? समझ गए? तो वी और आई के बीच हमेशा ऐसे ग्राफ आएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा कैसा आता? ऐसा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, तो वी और आई के बीच हमेशा, वी और आई के बीच पूछा है। किसके बीच पूछा है? वी और आई के बीच। ठीक है, और वी इक्वल टू क्या होता है? ई माइनस आई आर। वी और आर के बीच पूछते तो ऐसा आता, क्योंकि आर बढ़ने पे वी क्या होगा? कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? स्ट्रेट लाइन है। और कैसी स्ट्रेट लाइन है? जिसका स्लोप कैसा होना चाहिए? निगेटिव। निगेटिव का मतलब एंगल 180 से, सॉरी एंगल 90 से ज़्यादा। स्लोप कब निगेटिव होता है? जब एंगल 90 से ज़्यादा हो। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? वी और आई के बीच जब भी ग्राफ पूछेंगे यही। A cell of EMF E internal resistance R is connected across a variable resistance R. Plot a graph showing the variation of terminal voltage V of the cell versus current I. Using the plot show that the EMF of cell and internal resistance can be determined. तो EMF कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट से। ठीक है, एक्स एक्सिस पे y कितना होता है? 0, और y एक्सिस पे x कितना होता है? 0। जैसे हम पॉइंट ए की बात करें, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। पॉइंट ए पर वी आई की वैल्यू कितनी होगी? एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर आई की वैल्यू कितनी होगी? 0। एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। क्या नहीं समझा रहा है? तो जिस पॉइंट पे ग्राफ
वाई एक्सिस को कट करेगा, वो ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा। आई जीरो हो गया और वी इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस आई आर। तो पॉइंट ए पर जो वोल्टेज होगा वो ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस at which graph cuts represents EMF of the cell, EMF of the cell। तो जिस पॉइंट पे ग्राफ कट करता है, कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, वो ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमसे पूछा ना ईएमएफ कैसे निकालेंगे, तो ईएमएफ कौन सा पॉइंट ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है, जिस पॉइंट पे ग्राफ कट हो रहा है। और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्लोप से। स्लोप की जो निगेटिव वैल्यू है, स्लोप का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है स्लोप की, माइनस आर है स्लोप, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आर हो जाएगी, वही किसको रिप्रेजेंट करेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्लोप, ए भी कर लो। तो स्लोप कितना है, माइनस आर, तो क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्लोप रिप्रेजेंट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस नोट करें। तो इस टाइप के ग्राफ पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका था 12, 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी दोनों वही ग्राफ हैं, वी और आई के बीच। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी वही क्वेश्चन है, वी और आई के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है और यूजिंग दिस प्लॉट कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते। तो जो स्लोप है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस को। 29 भी यही क्वेश्चन है सेम। तो 30, तो सेल के टर्मिनल वोल्टेज आई के बीच जब भी कर्व ड्रॉ करने के लिए कहेंगे इसी तरह स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि V इक्वल टू ई माइनस आई आर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। देखें, क्वेश्चन नंबर 30, a battery of EMF E internal resistance R when connected across a external resistance 12 ohm produces 0.5 ohm। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 12, तब करंट कितनी है 0.5 एम्पियर। और जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता था 25 ओम, तब करंट कितनी है 2.5 एम्पियर। ठीक है, हमसे ईएमएफ पूछा है और इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा सेल का। तो आई इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल, ये लगाओ ना। तो I1 आर और ये R1, ई और स्मॉल आर ये कांस्टेंट होते हैं। ये तब कब चेंज होंगे, जब स्लोप को उसको सेल को चेंज करेंगे। ठीक है, नहीं समझे। I2 इक्वल टू ई अपॉन R2 प्लस स्मॉल आर, डिवाइड कर दो I1 अपॉन I2, ई से ही कैंसल, R2 प्लस स्मॉल आर, R1 प्लस स्मॉल। I1 कितना हो गया 0.5 और ये
0.25 और R2 25 प्लस R और ये 12 प्लस R, ये 1/2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई करो 2 का, 24 प्लस 2R 25 प्लस R, R कितना हो गया 1 ओम, R कितना आ गया 1 ओम। इसके बाद हमसे E पूछा है, चाहे इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो चाहे इक्वेशन 2 में रख दो, समझ गए, दोनों से एक ही आएगी। तो इक्वेशन 1 में रख दो वैल्यू या इक्वेशन 2 में। देखें तो I1 इक्वल टू E अपॉन R1 प्लस स्मॉल r, E निकालना हमें, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 R1 प्लस स्मॉल r। I1 कितना निकाला हमने, दिया हुआ ना हमें 0.5 और R1 कितना है 12 और स्मॉल r1 6.5 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, EMF ऑफ बैटरी 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। EMF कितना है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, करंट है 0.5। कैपिटल आई से लिख दो स्मॉल आई से लिख दो, करंट कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं समझे। द रेजिस्टेंस पूछा है और टर्मिनल वोल्टेज, तो बहुत आसान है। रेजिस्टेंस पूछा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज, तो V इक्वल टू E माइनस IR, पहले तो टर्मिनल वोल्टेज निकाल लो, 8.5 V आ गया, क्लियर। अब R चाहे जैसे निकाल लो, V इक्वल टू IR से निकाल लो, R इक्वल टू V अपॉन I, V कितना हो गया 8.5, I कितना है 0.5, 17 ओम, क्लियर। चाहो तो ऐसे निकालो, चाहो तो I इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, चाहे जैसे निकालो वही आता है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 31 करो, 32 33 सॉल्व करना है, नोट करो। थर्टी टू PQRS हमें दिया गया है, एक सर्किट, बैटरीज दी गई हैं, एमीटर का मिली एमीटर की रीडिंग पूछी है, KVL लगाओ आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 32 ऐसे दिया गया है, ये मिली एमीटर लगा हुआ है, मिली एमीटर की रीडिंग जब भी लिखोगे मिली एम्पियर में लिखोगे, ध्यान रखना आंसर एम्पियर में आएगा, उसमें 1000 का क्या करोगे मल्टीप्लाई, समझ गए। अगर मिली एमीटर की रीडिंग पूछी और अपने एमीटर में एम्पियर में लिख दिया तो फिर आधे नंबर मिलेंगे। ये 5 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, 5 वोल्ट और ये 4 वोल्ट, दोनों सेम डायरेक्शन में। देखो यहाँ से करंट चली, ये 260, ये कितने ओम है 200, और ये 60, नेमिंग कर दो PQRS, PQRS लगा दो। अब जैसे यहाँ से चली करंट I1 और यहाँ से कितनी चली I2, तो इसमें कितनी जाएगी I1 प्लस I2, I1 अपने रास्ते वापस, I2 अपने रास्ते वापस। क्या दिक्कत,
तो एक बार लगा दो आप इसमें PRSP यूजिंग KVL इन द क्लोज लूप। किस में लगाने? PRSP I1 प्लस 20 I1 प्लस I2 200 I1 और ये इक्वल टू प्लस 5। इधर लिखोगे तो माइनस, उधर जाएगा तो प्लस। समझ गए? कितना आ गया ये? 220 I1 प्लस 20 I2 इक्वल टू 5 फर्स्ट। अब किस में लगा दो? PRQP। घर जाना चाहते हो जा सकते हो। PRQP फिर से करो। 20 I1 प्लस I2 और ये 60 I2 इक्वल टू 4। तो कितना आ गया? 20 I1 प्लस 80 I2 इक्वल टू 4। अब ये क्या करना है? तो नहीं, इसको मत करो, इसमें ऐसा करो 4 से भाग दे दो तो ये कट जाए ना। तो 4 से 5 I1 प्लस 20 I2 1, दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है? तो हमसे क्या पूछा है? I। ठीक है, तो I1 निकालें I2 निकालें, दोनों को ऐड कर देंगे, I आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 कौन सी है? 220 I1 इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन 2 हो गया। 5 I1 प्लस 20 I2 इक्वल टू 1। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया 215 I1 और ये 4 यानी I1 आ गया 4/215। क्लियर? अब वैल्यू रख दो, इक्वेशन 2 में रख दो। कितना है? 5 I1 रखेंगे 4/215 प्लस 20 I2 इक्वल टू 1। उधर ले जाओ। 20 I2 1 माइनस 20/215। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 195/215 यानी I2 कितना आ गया? 195/215 इंटू 20। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, 5 से काटो। 39 डिवाइडेड बाई 215 इंटू 4। ये समझ गए? अब I की वैल्यू क्या हो गई? I1 प्लस I2। I1 कितना है? 4/215 और ये कितना है? 39/215 प्लस 4। ठीक है, प्लस नहीं, इंटू। नहीं समझे? 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये भी नीचे सेम हो जाए। सेम हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं ऐड हो जाएगा। तो 4 का ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो नीचे सेम हो गया, ऊपर क्या आ जाएगा? 16 प्लस 39 55 डिवाइडेड बाई 215 इंटू 4। 11/39 नहीं 43 इंटू 4। नहीं समझे? यानी कितना आ गया I की वैल्यू? यही रीडिंग हो गई। 11/4 जा 12 और 4 3 जा 12 172। लेकिन ये तो एम्पियर में है, यानी 11,000 1000 मल्टीप्लाई कर दो 172 मिली एम्पियर। आंसर समझ गए? बस 2 बार आपको क्या करना पड़ा? KVL यूज कर। नोट करो जल्दी। %100 श्योर है क्वेश्चन ऐसे ही 2 बार KVL यूज करने वाला। 100% श्योर, मनी बाय गारंटी। फिर भी मत देखो,
दिमाग को कष्ट कौन दे? दिमाग का अचार डालोगे ना बाद में। थ्योरी पढ़ाते रहो बस। जो क्वेश्चन बताया जा रहे हैं उन्हीं को बार बार लगा लो ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। कौन कौन जाके लगाएगा? पता नहीं 24 घंटे क्या करते रहते हैं। देखें, थर्टी थ्री इसमें भी KVL लगाओ, आंसर निकालो। 33 में क्या पूछा है? इन द गिवन सर्किट एज्यूमिंग पॉइंट A टू बी एट जीरो पोटेंशियल। A का पोटेंशियल जीरो है और किसका पोटेंशियल पूछा है? B का। तो इसको KVL लगाओ, आंसर निकालो। ठीक है, इसको ट्राई करके आओगे। 34 35 देखो, एक तो क्वेश्चन ट्राई करके आओ। B का पोटेंशियल कितना है? जीरो। 34 देखो, टू सेल्स ऑफ EMF 2EE एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2R पैरेलल में है, तो नेट EMF कितना हो जाएगा? कौन सा क्वेश्चन नंबर? 34। नेट EMF कितना हो जाएगा? E डैश मान लो। क्या होता है? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, बस सॉल्व कर लो। E1 कितना है? 2E, R1 है 2R, 2E अपॉन 2R, E अपॉन R, और ये 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन R। वो कितना आ गया? 2E अपॉन R, E अपॉन R, E अपॉन R, 2E अपॉन R। और ये कितना हो जाएगा? 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 अपॉन R, 1 अपॉन R, 3 अपॉन 2R, यानी 2R अपॉन 3, यानी 4E बाई 3। नेट EMF कितना आ गया? 4E बाई 3। और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? 1 अपॉन R डैश
1/2r प्लस 1/r, तो r डैश कितना आ जाएगा 2r/3, ये निकाले तो 2r/3। तो ये नेट ईएमएफ और ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। पूछा क्या हमसे, टू सेल्स दिस एंड दिस, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ गए? अभी नहीं समझे? 35 3 cells of EMF E2 E3। अब जब देखो जरा, पहला दूसरा सेल सेम डायरेक्शन में है और तीसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन में। समझ गया? दिख रहा नहीं दिख रहा डायग्राम में? हम इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, उसमें डायग्राम में नहीं बना है। तो E1 कितना है आपका E, और R1 कितना है R, E2 कितना है 4E, 5E दिखता भी नहीं है, और ये 3R, 2E। तो नेट ईएमएफ के अब सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड होते हैं, बस सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी E + 5E - 2E। ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होंगे, समझ आया? ये दोनों सेल किधर करंट भेजना चाहते हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट, और वो कहाँ भेजना चाहता है, टूवर्ड्स राइट। क्लियर? तो कितना आ गया 4E, और नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, R + 3R + 2R 6R। पूछा क्या हमसे, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर करंट, करंट पूछा है। कैपिटल R तो दिया नहीं है तो 0 मान लो। करंट I = E/R प्लस स्मॉल r। तो E कितना निकाला हम लोगों ने 4E, और कैपिटल R कितना है 0, ये कितना है 6R, यानी कितना आ गया करंट की वैल्यू 2E/3R, ये आ गया करंट। अब हमसे क्या कह रहे हैं, अच्छा वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कैपिटल R बनाए रखो, कैपिटल R बनाए रखो। दिखाया नहीं इन्होंने लेकिन लगा हुआ है, बोल रहे हैं ना हमसे, ये करंट हो गई। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द करंट, निकाल लिया। प्लॉट द ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ करंट विद R। अब जैसे जैसे R बढ़ेगा I की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे R कितना होगा 0, R कितना होगा, तो 0 R के लिए निकाल लो। एट R = 0 करंट कितनी हो जाएगी 4E/6R 2E/3R। तो ये मैक्सिमम करंट हो गई। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ हमेशा कैसा आता है, कर्व ऐसे। और यहाँ पे करंट कितनी होगी, ये I max हो गई है, क्या हो गई है I max। कितनी करंट है ये 2E/3R। फिर जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ हमेशा ही ऐसा होता है। ठीक है, अभी नहीं समझे, R बढ़ेगा I कम होगा, नोट करें। तो कल चाहो तो आप लोग ना आना, हम अकेले बता देंगे प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो पहले इसकी प्रॉब्लम बताएंगे पूरी 49 तक, उसके बाद फिर एक टॉपिक इसमें और है एनर्जी वाला, व्हीटस्टोन ब्रिज और एनर्जी, जिसमें है क्वेश्चन 17, वो भी बताएंगे कल। तो कल केवल क्वेश्चन बताएंगे, तो चाहो तो ना हम अकेले बता देंगे। ठीक है।